नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए जनरल स्टडी जीएस का सेट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। इसमें टोटल 111 क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, ये बीपीएससी 69 पीटी के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स का 600 क्वेश्चन का MCQ PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। 165 क्वेश्चन, जिसमें बिहार स्पेशल का बजट, सर्वे, ऐप्स, योजनाएं, 7 निश्चय 2, नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार से संबंधित, वो सभी तैयार हो चुका है। वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल या परसों तक, कल तक आपको मिल जाएगा वो भी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्रियदर्शी IAS स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पाटलिपुत्र में पहला क्वेश्चन है। हाँ, आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर के अलावा भी मैं कुछ बतलाऊंगा। ठीक है, और वीडियो बड़ा हो जाए तो आप स्पीड हाई करके आप इसे देख लेंगे, लेकिन सुने, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो है। पाटलिपुत्र में अशोक का राजप्रसाद मतलब महल, राजप्रसाद का महल को राजप्रसाद कहा जाता था, बना था। तो किससे बना था? लकड़ियों से, पत्थरों से, पक्के ईंटों का, कच्चे ईंटों का। राइट आंसर होगा लकड़ियों का बना हुआ था। किससे बना था? तो लकड़ियों का बना हुआ था। जब बात हो रही है पाटलिपुत्र की, ठीक है, पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र अशोक का जो राजधानी था, ठीक है, वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र इसका राजधानी था अशोक का। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम किसने बनाया? तो उदयीन ने बनाया था। किसने? हर्यक वंशीय शासक था, उसका नाम था उदयीन। ठीक, उदयीन, इसने उसका राजधानी बनाया था। इससे पहले इसके पिता थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने इस छावनी बनाया था। पाटलिपुत्र का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र में छावनी किसने बनाया? छावनी बनाया था लिच्छवियों के भय से। लिच्छवियों को जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए उसने पाटलिपुत्र में छावनी बनाया था। आगे जाकर के उदयीन राजगिरी से अपनी राजधानी को लेकर के आ गया। कहाँ? तो पाटलिपुत्र आ गया। आगे जाकर के मध्यकाल में 1541 में पाटलिपुत्र को नया नाम देकर, पटना नाम देकर के अपनी राजकीय राजधानी स्थापित करता है। कौन? तो वो था शेषासुरी। कौन? शेषासुरी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो महल है ये पटना के कुम्हरार में। कहाँ? कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में है। ठीक है, आनंद सर जो पढ़ाते हैं, आनंद सर का जो कोचिंग है वो पटना के कुम्हरार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी में मृद भांडों पर किस रंग का प्रयोग किया गया था? किस रंग का? राइट आंसर होगा आपका लाल रंग का भी प्रयोग किया गया था और काला रंग का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन नीला रंग नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग से ऊपरी भाग की पुताई की जाती थी। ठीक है, और काले रंग से उस पर चित्रकारी की जाती थी। काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और लाल रंग से संपूर्ण मृदभांड की पुताई की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी सबसे पहले खोज हुई थी किसकी? हड़प्पा स्थल की। 1921 में हड़प्पा स्थल की इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा स्थल की इसकी खोज हुई थी। डायरेक्टर कौन था इसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर था महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में, और भारतीय थे राय बहादुर शाहनी ने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन, ऋग वैदिक कालीन आभूषण, इसका नाम था निष्क। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि निष्क किस काल में आभूषण था, और निष्क किस लिए उपयोग होता? आभूषण के साथ साथ इसका उपयोग किस लिए होता था, कहाँ पहना जाता था? देखे हैं, ऋग्वैदिक काल में आभूषण क्या था? निष्क। ये क्या था? गले का ये आभूषण था। किसका हाल ये था? तो ये गले का आभूषण था। और इसके साथ आभूषण के साथ साथ विनिमय का भी काम करता था। विनिमय का माध्यम भी था। किसका? एक्सचेंज का भी माध्यम था। विनिमय का माध्यम, जैसे वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय। ठीक है, तो विनिमय का माध्यम भी था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बीपीएससी में। कुछ बदला है बीपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। इनमें 4 ऑप्शन दे। निष्क एक आभूषण था, निष्क विनिमय का माध्यम था, A और B दोनों, तो दोनों आंसर होगा। ये विनिमय का भी माध्यम था। ठीक है, गले का हार था। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, चीनी यात्री ह्वेन सांग
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है तक्षशिला, विक्रमशिला, उदनपुरी, नालंदा। राइट आंसर होगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय आया था? उस समय शासक कौन था? उसमें शासक था ह्वेनसांग जब आया था उस समय शासक था हर्षवर्धन। कौन था? तो हर्षवर्धन उसमें शासक हुआ करता था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये अपनी यात्रा वृत्तांत भी लिखा था, उसका नाम दिया था सी यू की। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? सी क्यू, तो सी यू की किसकी है? तो ये ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। और इसी विक्रमशिला के आचार्य के बारे में भी नाम पूछ दिया था, शिलभद्र और दीघनाथ इनके आचार्य थे। कौन थे? शिलभद्र और दीघनाथ इसके आचार्य थे। चलिए, जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो पहले जाने कि इसका निर्माण किसने किया था? कुमारगुप्त ने, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने इसका निर्माण किया था। किसने? तो कुमारगुप्त ने इसका 5वीं सदी में इसका निर्माण किया था। और इसमें आग किसने लगाया था? तो आग लगाया था बख्तियार खिलजी ने 1199 में ईस्वी में। ठीक है, और इसका निर्माण किया था तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, चलिए, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार की राजभाषा निम्न में से कौन थी? ठीक है, राजभाषा निम्न में से कौन थी? देखिए, एक नज़र में आपको सर्वप्रथम लगेगा उर्दू लगेगा, जो गलत होगा। ठीक है, उर्दू, फिर लगेगा उर्दू नहीं तो अरबी। अरबी और उर्दू दोनों में ही आप लोग फंसेंगे, दोनों में ही लगेगा कि 50-50 कौन सा, ये भी गलत होगा, अरबी भाषा भी नहीं। ठीक है, तुर्की भाषा तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा आपका फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। तो मुगल दरबार की राजभाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, ये ऑप्शन इस तरह से आपको सेट करके दिया जाएगा, ए और ऊपर नीचे, कि आप फंसे उसमें। और हुमायूं नामा, इसे हुमायूं नामा लिखी थी, किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, फारसी भाषा में था। अकबर नामा लिखा गया तो अब्दुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में था, इसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब फारसी भाषा थी। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर। सर्वप्रथम किसने सैनिकों को एकता के स्थान पर क्या देना शुरू किया? ठीक है, एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, नगद वेतन। तो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी नाम था। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है? यहाँ, ये ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद क्या है? जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, दामाद भी था। और खिलजी वंश का स्थापक, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी है, जिसके ससुर भी और दामाद भी है। ठीक है, सॉरी, इसके ससुर भी और चाचा भी है। ठीक है, और इसी ने क्या किया था? एकता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। बाजार प्रणाली भी इसी ने लाया था, नगद बाजार कीमत तय किया। ध्यान से सुने पहले इसके बारे में। मंगोलों के आक्रमण का सामना किया था, मंगोलों ने इसके भय से आक्रमण टाल दिया था। नगद मुद्रा चलाया था, बाजार कीमत तय किया था, अस्थायी सेना बनाया था, गरीसन शहर सैनिकों के लिए छावनी जो होता वो बनाया था इसने। ठीक है, ये सब कार्य से इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 7 नंबर है, ऋग्वेद में किस नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ठीक है, तो नदी कौन सी है? वो नदी है सरस्वती। कौन सी नदी? सॉरी, वो नदी होगी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती होगी। सबसे पवित्र नदी वो थी सरस्वती नदी थी। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी है। ठीक है, और गंगा का कितने बार हुआ? तो गंगा का एक ही बार हुआ है, एक बार हुआ है। जमुना नदी का कितने बार उल्लेख हुआ? तो जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ। इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस नंबर, पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध रथ मंदिर विट्ठल मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हम्पी में स्थित। कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है। ठीक है, वो हम्पी में है। ठीक है, हम्पी में है। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की
राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्थापित किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम्पी जो है किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है, ठीक है। और विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वहाँ के शासक थे, विजयनगर के शासक थे 12वीं सदी में, उनका नाम था कृष्णदेव राय के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 11 नंबर है जैन और बौद्ध मतों के संबंध में असत्य कथन कौन? जब भी असत्य रहेगा उसको अंडरलाइन करेंगे। देखिए इसको ध्यान से सुनेंगे या फिर इसको ध्यान से देखना सुनना होगा आपको, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछने की संभावना है। अब जैन और बौद्ध मतों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। जैन और बौद्ध मत ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, तो सही है। ईश्वर की सत्ता को दोनों ने स्वीकार नहीं किया, ईश्वर को नहीं माना है। बी है जैन और बौद्ध ने वेदों को स्वीकार नहीं किया, ये भी सत्य है। इसने दोनों ने वेदों को भी नहीं माना है, तब तो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहा। जैन और बौद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, ये भी सत्य है। दोनों ने क्या किया है कि पुनर्जन्म को स्वीकार किया, मतलब दोनों ने माना है कि पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है, मृत्यु के बाद अगले योनि में जन्म लेता है, ठीक है जीव। जैन और बौद्ध ने आत्मा को स्वीकार किया है, यही गलत होगा, क्योंकि जैन तो आत्मा को मानता है, ठीक है, लेकिन बौद्ध आत्मा को नहीं मानता है, बौद्ध आत्मा को ये नहीं मानता है। जैन तो कण में आत्मा मानता है, ठीक है। यही कारण है कि इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ, सिर्फ पूंजीपति लोग इसके अनुयायी बने, ठीक है। और बौद्ध आत्मा को नहीं मानता है। फिर बौद्ध से पूछा गया गौतम बुद्ध से, इसने तो अपना प्रवचन दे दिया, उपदेश दे दिया, आत्मा को नहीं मानता है, फिर उससे कैसे पीछे हटते? तो इससे बुद्धिजीवी लोग पूछे कि जब आत्मा है ही नहीं, आपने कहा पुनर्जन्म होता है, फिर आपने कहा कि आत्मा नहीं है, तो अगले जन्म में क्या जाता है? तो बौद्ध ने बड़ी चतुरता से बोला कि अगले जन्म में कर्म जाता है। क्या जाता है? कर्म जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आता है द्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? द्वैत दर्शन के प्रतिपादक ये थे अद्वैत है ना, अद्वैत दर्शन के राइट आंसर होगा शंकराचार्य। अद्वैत मीन्स क्या? दो नहीं एक, ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक है, इन्होंने प्रतिपादित किया था। शंकराचार्य ने 4 शक्तिपीठों का स्थापित किया था, ठीक है। रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैत दिया था। इन्होंने कहा था तत्वतः और मूलतः एक कैसे हो सकता है, ठीक है। अपनी सत्ता बनाए रखता है, एक होते भी एक नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैत दे दिया था। कहा था इन्होंने रामानुजन में इसकी शंकराचार्य के दर्शन को काटा था। तो जब आत्मा ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक है, तो फिर किसकी भक्ति किसके लिए? जब हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्म के लिए, तो अपनी भक्ति कर रहे हैं। जब तत्व मूलतः एक है, तो रामानुजाचार्य ने उसको काटा था, ठीक है। रामानुजाचार्य ने कहा है कि मोक्ष जो है, सेलिब्रेशन जो है, भक्ति मार्ग से मिलेगा। और शंकराचार्य ने कहा है कि मोक्ष जो है ये ब्रह्म में लीन हो जाने में है, ब्रह्म में लीन हो जाने में। और यहाँ देखते हैं माधवाचार्य का दर्शन क्या था? द्वैतवाद माधवाचार्य का दर्शन था। निम्न बार का था द्वैताद्वैत। सब सभी ने अपना अपना दर्शन दिया। ले आगे बढ़ते हैं। वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे? राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर उनका नाम था। तो कभी कभी इसमें भी पूछ देता है किस वर्ष इन्होंने सिविल सेवा क्वालिफाई किया था। तो राइट आंसर होगा आपको 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में प्रथम व्यक्ति थे जिसने सिविल सेवा पास किया था 1863 ईस्वी में। और प्रथम नियुक्ति इनकी कहाँ हुई थी? प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि प्रथम नियुक्ति इनकी कहाँ हुई थी। तो 1865 कब हुई थी? पहले ये जाने कि 1865 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि हाँ, आगे जाकर के 2 वर्षों बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर रिजाइन भी कर देते हैं, इनको पसंद नहीं आता, फिर आ जाते हैं भारतीय राजनीति में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा आपको उषा मेहता, ठीक है। क्वेश्चन अगर रेडियो नहीं रहे, रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने किया, और ये पूछा जाए कि इसमें जो है भूमिगत आंदोलन किसने चलाया, तो भूमिगत आंदोलन चलाने में राम मनोहर लोहिया भी अग्रणी थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया भी अग्रणी थे और ना आसाफ अली भी थी इसमें, ठीक है। लेकिन सुनीता कृपलानी
और रेडियो स्टेशन देख करके सिर्फ रहेगा आपका, मैंने कहा कि भूमिगत आंदोलन तो राम मनोहर लोहिया भी थे, सीता कृपलानी भी और अरुणा अशरफ अली भी, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण के साथ नेपाल के राजविलास जंगल में आदर्श दस्ता का गठन किया था। युवाओं को अग्न्यास चलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। चलिए आगे जाकर स्वतंत्रता के बाद भी राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन को जारी रखे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, स्वतंत्र भारत, यहाँ देखें शब्दों का चयन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन? राइट आंसर होगा आपका सी राजगोपालाचारी। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन? भारतीय। देखिए यहाँ क्या है? भारतीय। अगर भारतीय नहीं होता तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन क्या है? भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। अंतिम वायसराय के बाद ये भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं 15 अगस्त की रात में, 15 अगस्त के बाद, क्योंकि इनको आगे तक रहना जाता। 23 जून 1948 को ये यहाँ से जाते हैं, क्योंकि और सीमांकन अभी बाकी रहता है, बाउंड्री होना अभी बाकी रहता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, आपको गठन किया कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा आपको लखनऊ में किया हुआ था। लखनऊ में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में। इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो स्वामी सहजानंद इसमें अध्यक्ष बनते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और महासचिव कौन बनते हैं? प्रोफेसर NG रंगा। कौन? NG रंगा इसमें प्रोफेसर, इसमें महासचिव बनते हैं। यही प्रोफेसर NG रंगा है जिसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, अखिल भारतीय किसान सभा के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होना होता है 1937 में। कब? 1937 में। तब समर्थन मांगने जाते हैं। अभी भी आपने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखा होगा, कई राजनीतिक पार्टियाँ अपने भारत में जो विद्यमान जो किसान संगठन है उससे संपर्क रखते हैं, उससे समर्थन मांगते हैं चुनाव में, ठीक है। उस समय भी ऐसा ही होता था। नेहरू से समर्थन मांगना था कि आप मुझे समर्थन करें चुनाव में, मैं आपकी बातों को काउंसिल में प्रमुखता से रखूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर आगे जाकर के संबंध विच्छेद हो आता है। 17 नंबर है, किसने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तग में अपमान के बिंदु के संदर्भ में हमारे कलंक स्पष्ट कर देते हैं? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कब कहा था? ये जलियांवाला हत्याकांड के बाद क्या कहा था? जलियांवाला हत्याकांड के बाद कहा था। इन्होंने अपना पुरस्कार वापस कर दिया था। कौन सा पुरस्कार? तो नाइटहुड का पुरस्कार इसने वापस कर दिया था। नाइटहुड का पुरस्कार वापस कर दिया था। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि नाइटहुड का पुरस्कार किसने वापस किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किस घटना के बाद? जलियांवाला हत्याकांड के बाद, ठीक है। और आगे जाकर के अभी इनके साथ ही फिर महात्मा गांधी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। किसने? कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। हक ए सर्व नामक कर किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व नामक कर जो लगाया जाता था वो सिंचाई पर लगाया जाता था। किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, इसको कहते हैं तुगलक, इसको कहते हैं FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। वर्ष 1939 में, कौन सा है? वर्ष 1939 में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? राइट आंसर होगा नादिर शाह ने किया था। किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। जब दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? तो वो भी शाही था। उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह, ठीक है। ये मुगल था, ठीक है। ये भी इसका भी नाम था मोहम्मद शाह था, ठीक है। नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था, ठीक है। मोहम्मद शाह, यही नादिर शाह है जो कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन ईरान ले गया, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था आगरा के किले में। फिर बाद में दिल्ली लाया था, यहाँ से उठा करके ले गया इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद शाह अब्दाली जो दिख रहा, मोहम्मद शाह अब्दाली जो है ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर आगे क्वेश्चन होगा बताऊँगा। 20 नंबर, बिहार का वो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक
और आज़ाद हिंद फौज दोनों से जुड़े थे। वो कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? उनका नाम था शीलभद्र याजी जी थे। कौन? शीलभद्र याजी। 21 नंबर, स्वदेशी आंदोलन से संबंध में कौन से कथन सत्य है? देखते हैं इसको, इसे भी ध्यान से देखेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की बीपीएससी में संभावना है। ठीक है, बीपीएससी भी अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, कुछ स्टैंडर्ड बदला है। देखें यहाँ देखें, स्वदेशी आंदोलन से संबंध में के संबंध में कौन से कथन सत्य है? कांग्रेस के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, ये सत्य है। देशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन मिला, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। देशी कला को प्रोत्साहन मिला, ये भी सत्य है। ठीक है, देशी कला को फिर से पुनर्जीवित किया जाने लगा देश में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसमें कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे बौद्धिक दूरी कम हुई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कुछ वर्षों के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला। किस लिए? तो गीतांजलि के लिए। क्या है? काव्य संग्रह है, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए बौद्धिक दूरी भी कम हुई। ठीक है, तो ये सब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के संदर्भ में सत्य है? दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। वर्ष 1916 में पहले तिलक ने एक होम रूल लीग का गठन किया, तत्पश्चात एनी बेसेंट ने दूसरे होम रूल लीग का गठन किया, ये तो सत्य है। ठीक है, दोनों के अनुयायी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये भी सत्य है। दोनों के अनुयायी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, दोनों के अनुयायियों में मेल मिलाप था और एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो राइट आंसर होगा आपका सत्य। सॉरी, यहाँ क्या सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो ये सत्य है, ये तो सही है, सही है। तो सत्य नहीं जो ऑप्शन होगा यही होगा। जब राष्ट्रीय आंदोलन अवसान की स्थिति में था तो होम रूल आंदोलन ने उसमें एक नई ऊर्जा का संचार फूंक दी, ये भी सत्य है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो नहीं वाला जो होगा, यहाँ किसी ने कमेंट किया था कि सर टिक सही से लगाएं, तो ये ऑप्शन ए होगा आपका। ये जो है नहीं होगा। ठीक है, दोनों में मेल मिलाप नहीं था, दोनों में मेल मिलाप नहीं था। अब आएगा समझ में क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, दोनों में मेल मिलाप नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, महात्मा गांधी जी को 6 मई 1944 को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। तो क्या कारण था कि गांधी जी को रिहा कर दिया? इस तरह के कारण वाला क्वेश्चन बीपीएससी में कुछ पूछे जाते हैं। गांधी जी ने माफ़ी मांग ली। ठीक है, ये बड़ा माफ़ी वाला है, बहुत चल रहा है मीडिया में अब कुछ दिनों से। ठीक है, किसने माफ़ी मांगा अंग्रेजों से? तो गांधी जी ने माफ़ी मांग ली? नहीं, ये गलत होगा। महात्मा गांधी की बीमारी के आधार पर, ठीक है, राइट, आंदोलन वापस लेने के आधार पर उनकी सज़ा पूरी राइट आंसर होगा। क्या हुआ? ये बीमार पड़ गए थे महात्मा गांधी क्या हुआ थे? बीमार पड़ गए थे, बीमारी के आधार पर इनको छुड़ा गया। बात है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी आंदोलन से की वकालत नहीं करता है? इस तरह के क्वेश्चन भरमार मिलेंगे आपको पीसीएस में। ठीक है, राइट आंसर होगा संध्या। क्या है? पहले देखिए, क्रांतिकारी मतलब गरम दलीय नहीं थे, क्रांतिकारी की वकालत नहीं करता है, और राइट आंसर होगा अल हिलाल। ठीक, अल हिलाल। संध्या करता है, युगांतर करता है, काल करता है। तो अल हिलाल किसका है? तो अल हिलाल जो है इसके हैं अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, किस भाषा में लिखी है? तो ये था उर्दू भाषा में। भाषा क्या था? उर्दू। ये गरम दलीय था, नरम दल का था। कौन सा था? ये नरम दल का था। ये नरम दल वाले क्या क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन नहीं करते, क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं करते थे। 25 नंबर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा 25 का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। मौलिक अधिकार की उपसभापति कौन थे? उपसभापति जेपी कृपलानी थे। ठीक है, और अल्पसंख्यक के उपसभापति कौन थे? तो एसजी मुखर्जी थे। अब आगे आते हैं 26 नंबर, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी क्यूरियस कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। कहाँ? मालाबार कहाँ? तो केरल में है। ठीक है, मोपला कौन था? मोपला मुस्लिम किसान था। मोपला कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोपला कौन था? तो मुस्लिम किसान था, मुस्लिम ये किसान था। और जमींदार वर्ग कौन थे? तो हिंदू थे। ठीक है, एक तरह से इसे
इसे धार्मिक रूप भी दिया गया, ठीक है, धार्मिक रूप भी दिया जाता, बहुत इतिहासकारों ने इसे धार्मिक रूप भी दिया था कि मुसलमानों का हिंदुओं के विरुद्ध में एक षड्यंत्र था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन इस समय चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन ने इसका समर्थन दिया था। ये कब की घटना है? तो 1921 की घटना, अगस्त 1921 की घटना, अगस्त 1921। इसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन ने इसे समर्थन दिया था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, आंग्ल नेपाल युद्ध के उपरांत सगोली संधि कब हुई थी? सगोली संधि पे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, 1816 में हुई थी। राइट आंसर होगा डी होगा, 1816 में हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंगस था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। 28 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, ये संपादन वाला। देखते हैं क्या है इसमें, देखें। केसरी का संपादन किसने किया था? तो केसरी का बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लीडर का मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। द नेशनल हेराल्ड तो इसका क्या था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इस पर मुद्दा भी चल रहा है, इस पर केस चल रहा है। माता पुत्र दोनों अभी जमानत पर है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसी में घोटाला के आरोप लगा हुआ है। इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। देखिए, 1 का 2 कहीं है, 1 का 2 यहाँ है, ठीक है, 1 का 2 सिर्फ इसी में है, तो राइट आंसर सीधे यहाँ से मारेंगे। एक और मिला लेते हैं, बी का 1, तो राइट आंसर यही होगा, आपको बी ऑप्शन होगा। 29 नंबर है, मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजों द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कब? तो 1909 में की। इसमें कौन था? मार्ले मिंटो था। कौन सा? मार्ले मिंटो इसको योजना भी कहा आता है, मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो, ठीक है। 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया शुरुआत में, लेकिन 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता है। इसमें कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि भारत का विभाजन होता है 1947 में। कब? 1947 में। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भारत की विभाजन का पटकथा जो है यहीं लिखा गया है, पटकथा यहीं लिखा जाता है 1916 में, कि कांग्रेस द्वारा इसे अपना लिया जाता है, ठीक है। फिर आगे जा कर के 1909 में, फिर आगे जाकर 1916 में इसे और ज़्यादा इसको खाद पानी मिल जाता है। इसकी भारत के पृथक्करण की मानसिकता को खाद पानी देने का काम करता है, इसका सहयोग दे करके। फिर आगे जा करके 1947 में ये अपनी विभाजन में परिणत हो जाता है और लाखों बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। आगे बढ़ 30 नंबर देखते हैं। गांधी और अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इसे भी ध्यान से देखें। गांधी और अंबेडकर, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं रहेगा तो अंडरलाइन करते हैं पहले। अंबेडकर दलित वर्ग के आरक्षण के समर्थक थे, ये तो सही है, अंबेडकर साहब समर्थक थे, तभी तो संविधान में आरक्षण लागू किया उन्होंने। तो वहीं गांधी इसके विरोधी थे, सत्य है। गांधी आरक्षण के समर्थक नहीं थे, गांधी आरक्षण के समर्थक नहीं थे। गांधी ने दलित वर्ग की दशा में सुधार के लिए मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, तो वहीं अंबेडकर जबरन मंदिर प्रवेश पर बल देते थे, ये भी सही है। गांधी जी कहते सभी का समाधान मेल मिलाप से होगा, ठीक है, लेकिन अंबेडकर साहब कहते जबरदस्ती की बात करते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की दशा में सुधार के लिए आर्थिक पुनर्वितरण आवश्यक है, किंतु गांधी आर्थिक पुनर्वितरण को उचित नहीं मानते थे। मतलब जो भूमि थी, जमींदारों से भूमि लेकर के लोगों में बांटना, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, जमींदार वर्ग उस समय मजबूत स्थिति में था और गांधी जी का मेन लक्ष्य था स्वतंत्रता दिलवाना, ठीक है। फिर उस समय अंग्रेज उसको फूट डाल करके अपने पक्ष में मिला लेता, तो ये सब परिस्थितियाँ थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। अंबेडकर का मानना था कि जातीय व्यवस्था तोड़ दिया जाए, गांधी इससे सहमत नहीं थे। डी ऑप्शन कि अंबेडकर का मानना था कि जातीय व्यवस्था तोड़ दिया जाए, गांधी इससे सहमत थे, नहीं, गांधी जी जातीय व्यवस्था तोड़ने के पक्ष में कभी नहीं थे, तो यही होगा सत्य नहीं, यही डी ऑप्शन होगा
जो सत्य नहीं हुआ। गांधी अम्बेडकर के बीच कौन सा सत्य नहीं रही? अम्बेडकर का मानना था जाति व्यवस्था तोड़ दिया जाए, गांधी इससे सहमत थे, गांधी सहमत नहीं थे, तो यही सत्य नहीं है, डी सत्य नहीं है। आगे बढ़ते 31 नंबर पर, मृत्यु दंड की क्षमा करने की शक्ति किसमें है? तो मृत्यु, तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी राष्ट्रपति में। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, और क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। मृत्युदंड जो है आपको राष्ट्र सूची के विषय पे मिले या केंद्र सूची के विषय पे, दोनों पर क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 32 नंबर पर आते हैं, वित्तीय आपातकाल के संबंध में असत्य कथन या चयन करें, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है, ये तो सत्य है। अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ, ये भी सत्य है। न्यायिक समीक्षा से परे है, ये भी सत्य है। अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसमें अधिकतम वर्ष की कोई चर्चा ही नहीं किया, यही असत्य है। कौन सा? यही असत्य है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये गलत है, ये एलिमिनेशन मेथड इस तरह से अपनाते हैं। लोकसभा का चुनाव करवाना, ये भी गलत है। विधानसभा का चुनाव करवाना, ये भी गलत है। नगर निकाय और पंचायतों का चुनाव करवाना, ये सत्य होगा। 34 नंबर, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन VVI बनता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बदलाव आया है। राइट आंसर हो जाएगा 6। पहले 7 था, अब 6 हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के हटने के बाद, उसमें राज्य पुनर्गठन के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कौन कौन से राज्य है उसमें? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, लेकिन वहाँ उसके बाद भी दोनों राज्यों में वहाँ बरकरार रहा। याद रख लें, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्य हैं। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर होगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसने? 42 में। कब? तो 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया, 1976 में, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसके साथ साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30 में। किसमें? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 37 नंबर, अभी तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? परिसीमन आयोग भी चर्चा में है। राइट आंसर होगा अभी तक 4 बार किया गया है। कितने बार, कब किया गया है 4 बार? तो 1952, 1952, 1962, 1952, फिर आगे 1972 के बाद 2002 में। तो 2002 में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, और इसका आधार लिया गया 1971 की जनगणना। कब? 1971 की पूछा जाएगा कि पिछली बार जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, परिसीमन में किस जनगणना का उपयोग किया गया था? तो 2071 की जनगणना का उपयोग किया गया था। 2 बार संविधान संशोधन करके इसको टाला गया है, क्योंकि इसकी संख्या अभी जो है उत्तर भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दक्षिण भारत में कम है, और जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या तय की जाती है। ज़्यादा सीटें आ जाएगी उत्तर भारत से, फिर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए 2 बार संविधान संशोधन करके रोका गया है। इसलिए संसद भवन का भी निर्माण किया गया, जिसमें एक साथ संसद अधिवेशन में 1272 सांसद बैठ सकेंगे, और लोकसभा में 888, ठीक है, और राज्यसभा में 348 इस तरह के बैठ सकेंगे। 300 नहीं, 300 यहाँ हो जाएगा आपको 384, तब तो होगा 1272, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 29 नंबर है 17वीं विधानसभा चुनाव परिणाम से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखते हैं। बीजेपी 74, ये तो सत्य है। आरजेडी जदयू 43 सही है, आरजेडी 75 भी सही है, निर्दलीय 2 नहीं, ये होगा असत्य होगा। तो कितने निर्दलीय जीत के आया था? तो एक ही आया था। कितना? एक आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, भारत ने संघवाद की प्रणाली को किस संविधान से लिया है?
संघवाद की प्रणाली को लिया है, ये लिया है कनाडा के संविधान से। कहाँ? कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। ये लिया है कनाडा के संविधान से, ठीक है। सभी कई देशों से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। अपशिष्ट शक्तियाँ लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कनाडा के जो है संघवाद के अलावे कनाडा से क्या क्या लिया है, तो अपशिष्ट शक्तियाँ लिया है जो केंद्र के पास है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी लिया है कनाडा से ही। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी लिया है कनाडा से लिया गया है। चलिए, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से लिया है, क्या लिया गया अमेरिका से, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर। पुंछी आयोग की स्थापना की गई थी, किसके लिए, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए। क्या है? केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं 41 में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है, तो राइट आंसर होगा आपको इंडीज है। कौन सा? इंडीज। इसकी लंबाई कितनी है, तो 7200 किलोमीटर, हिमालय से 3 गुना। हिमालय की कितनी है, हिमालय की है 2400 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र है, क्योंकि इसके वातावरण में 96% क्या होते हैं, 96% CO2 है, 96% CO2 है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में 0.03% CO2 तब इतनी गर्मी है, यहाँ 96% CO2 है, ठीक है। सबसे अधिक जो उपग्रह जो है शनि के पास आ गया है सर्वाधिक। इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा था शुक्र को, और पृथ्वी की जुड़वा बने भी कहा था, क्योंकि संरचना की दृष्टि से पृथ्वी से मिलता जुलता है, ठीक है। जबकि बुध सबसे नज़दीक है, बुध के बाद शुक्र है, तो भी गर्म है, इसलिए कि यहाँ CO2 की मात्रा इसके वातावरण में 96% है, जो ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है, एक चादर का काम करता है, पार्थिव विकिरण को रोक देता है, गर्मी पैदा करता है। 43 नंबर है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है, तो है ऑक्सीजन। कितना है, 46% तक है। 44 नंबर। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरता है, तो राइट आंसर होगा अफ्रीका से। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। 45 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा रहित देश है, राइट आंसर होगा और उपयुक्त सभी। जापान भी है, क्यूबा भी और न्यूजीलैंड भी, सभी क्या है, भूमि सीमा रहित देश है। भूमि की सीमा नहीं है इसमें, जलीय सीमा है, और इन तीनों में जापान सबसे बड़ा देश है। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है, राइट आंसर शुष्क प्रदेशों में होता है। कहाँ? शुष्क प्रदेशों में। 47 नंबर। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन होती है, USA है, USA अमेरिका है। 48 नंबर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ, राइट आंसर होगा आपको शांत घाटी में। यहाँ ध्यान दें, आपको याद हो जाएगा। शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ? केरल में है, केरल। कहाँ? देखिए, जहाँ विविधता है वहाँ शांति होती है, ठीक है, और विविधता के लिए शांति जरूरी है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। और देखते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है, तो यहाँ होगा खेत जो होगा कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वन, तालाब, झील जो है ये प्राकृतिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम है। ये डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1664 में। 51 नंबर। अग्निशमन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, CO2 को किया जाता है आग बुझाने के लिए। परमाणु के नाभिक का आकार कितना है, परमाणु का नाभिक का आकार कितना है, राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। परमाणु का आकार होगा तो हो जाएगा आपको 10⁻⁻10 मीटर। डेसिबल किसका इकाई है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का इकाई है, ठीक है। एक्सफेगनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो राइट आंसर होगा आपको रक्तचाप मापने में। सॉरी, क्या आ गया, अरे रक्तचाप कहाँ है, रक्तचाप मापने में, C ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, 100 सामान्य जो होता है 120/80 होता है। कितना? 120/80। तो 120 को क्या कहा जाता है, 120 को कहा जाता है आपको, 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या? सिस्टोलिक कहा जाता है। 80 को क्या कहा जाता है, तो डायलोस्टिक कहा जाता है। सिस्टोलिक, डायलोस्टिक कहा जाता है, ठीक है। ये सामान्य रक्तचाप है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा कराया जाता है किसके द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है कि पहले वातावरण में, आसमान में बादल कुछ होने चाहिए, कुछ बादल होने चाहिए,
आगे आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन होगा अब आगे। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का मान पीएच मान होता है 2.2 होता है, राइट आंसर ये होगा। और पटाखों और बारूद में पीला रंग किस रंग के कारण होता है? इस तरह के क्वेश्चन पिछला बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा पीला, और बारूद में पटाखों और बारूद में कौन सा रंग? पीला रंग। किसके कारण होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट के कारण होगा। 57 का हो जाएगा सी, सोडियम नाइट्रेट के कारण। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 59 नंबर का आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल है। ठीक है, मेंडल। 60 नंबर के भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये कई बार पूछा जा चुका है, कई पीसेस। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। 61 नंबर सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो राइट हुआ। एक फॉर्मूला होता है C0/100, यहाँ हो जाएगा F-32। मतलब फारेनहाइट पर जो मिनिमम होता है वो 32 होता है, और इसमें मैक्सिमम होता है 212। कितना? 212। ठीक है, 212। मिनिमम होता है 32 होता है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 180। और इसमें मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है 100 और मिनिमम होता है 0। तो घटाएंगे तो कितना? मैक्सिमम से मिनिमम घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। 82 नंबर है, प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है। 63 नंबर, नॉन स्टिक फ्राइंग का कढ़ाई में लेप लगा होता है, किसका लेप लगा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन का लेप लगा होता है, टेफ्लॉन का। ठीक है, नॉन स्टिक कढ़ाई में। और इसका गलनांक कितना होता है? 327 डिग्री सी इसका गलनांक होता है। 64 नंबर, निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन है? देखिए यहाँ ध्यान देंगे, इस तरह क्वेश्चन में फंसेंगे। सबसे कठोर धातु पूछा जा रहा है, तो धातु जो है राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, सबसे कठोर धातु। सिर्फ धातु ना पूछ करके सिर्फ तत्व पूछ दे, सबसे अधिक तत्व, तो तत्व हो जाएगा, तब हो जाएगा हीरा। ध्यान दें, क्या सुना आपने? सबसे कठोर तत्व तो हीरा हो जाएगा, और सबसे कठोर धातु तो हो जाएगा प्लेटिनम। दोनों में अंतर समझ ले आज आप। 62 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। 66 नंबर, माइका एक है। माइका क्या है? ये उष्मा का चालक होता है। उष्मा का क्या होता है? चालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, और ताप का चालक नहीं। राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों होगा। ए उष्मा का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। 67 नंबर है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा आँख। किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो राइट आंसर ओ। ठीक है, किसको कहा जाता है? 69 नंबर है कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम EEG निम्न में से किसकी जांच के लिए उपयोगी होता है? राइट आंसर होगा मस्तिष्क की जांच लिए। किसके? मस्तिष्क की जांच। एक होता है ECG, कौन सा? ECG, ये होता है हृदय के लिए। ECG और EEG में अंतर समझ ले। ठीक है, कभी कभी इसी में आप लोग फंस जाते हैं, कई बार बीपीएससी फंसाया भी है। शरीर का तापमान निम्न से कौन नियंत्रित करता था? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस ए दे देगा, आपको फंस जाएंगे। पूरा ऑप्शन को पढ़े, हाइपोथैलेमस। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसी कारण जल जाती है? राइट आंसर होगा कोलेजन के कारण। किसी कारण? कोलेजन के कारण। मतलब इंसुलिन निम्न से किससे प्राप्त होता है? डहलिया की जड़ों से। ठीक है, इसी की कमी से डायबिटीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर होगा इसका जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए। 74 नंबर है, किस विकास का मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? विकास का प्राकृतिक वर्णन है। कौन सा? प्राकृतिक वर्णन है। 75 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी निम्न में से कैसी होती है? तो खोखली होती है। कैसी? खोखली होती है। 27 नंबर, धूप के चश्मे का डायप्टर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर होता है 0 डायप्टर। धूप के चश्मे का पावर 0 डायप्टर होता है। यहाँ जाने कि पावर कैसे निकालते हैं? तो पावर जो होता है P = 1/F होता है। 1/F होता है। ठीक है, F क्या है? ये फोकस लेंथ है। क्या है? फोकस लेंथ है।
ठीक है, ये होता है मीटर में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर सुनते होंगे, निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर है, तो ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस, ये होता है कनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका पावर हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि इसका एफ जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, तो पावर निगेटिव होगा। इसका एफ पॉजिटिव होता है तो इसका पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है, कौन सा तत्व अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक है। राइट आंसर होगा गैलियम भी है, जर्मेनियम भी और सिलिकॉन। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आइसोटोप के संबंध में सत्य कथन का कौन सा कथन सत्य है? देखिए आइसोटोप क्या होता है, इसको कहते हैं आइसोटोप। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। राइट आंसर होगा बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। आइसोटोप प्रोटॉनों की संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आगे आते हैं 79 नंबर, किस कारण से स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होती है? राइट आंसर होगा उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है, उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है और केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, इसलिए ज़्यादा पीड़ित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका वाहक जो स्त्रियाँ होती है, कलर ब्लाइंडनेस का वाहक स्त्रियाँ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करता सबसे ज़्यादा पीड़ित होता पुरुष होता है। 80 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायक है? तो खून के जमने में विटामिन के सहायक है, ठीक है। घाव भरने में विटामिन सी। भारत में टकसाले सिकाई ढलाई का केंद्र स्थापित है। राइट आंसर होगा कहाँ कहाँ? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, नहीं कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? कोलकाता में है, हैदराबाद में, मुंबई में, नोएडा में। नोएडा में सबसे बाद में बनाया गया, सबसे नया नोएडा में है। ये कब बनाया गया? तो 1988 में बनाया गया। कब? 1988 में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के कुल आय का कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले 42% दिया जाता था, 14वें में 42 था, 14वें में कितना था? 42 था, 1% कम करके जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से दिया जा रहा है। लैफर चक्र के संबंध में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लैफर चक्र के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। ये क्या है लैफर चक्र? देखिए, कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ऋणात्मक किस संबंध को? तो ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ये सही है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। क्या होता है इसमें? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है, जो फिलिप चक्र से दर्शाया जाता है। ये हुआ लैफर चक्र हो गया, ठीक है। आगे एक और पढ़ते होंगे फिलिप चक्र, उसमें कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य क्या संबंध दिखलाया जाता है, जो व्युत्क्रम संबंध होता है। इसमें कर की दर और संग्रहित, इसमें क्या है इसको समझिए। या कर की दर को ज़्यादा कर देने पर क्या हो जाएगा? कर चोरी हो गई। कर चोरी होगी तो क्या होगा? कर संग्रह कम होगा, राजस्व का संग्रह कम होगा, इसलिए मत ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। या तो इसलिए कभी कभी मीडिया में भी आता है, लिख में भी आता है कि कर की दर को कम किया जाए, इससे लोग कर देने में आगे आएंगे, ठीक है। 84 नंबर, आर्थिक मंदी को खत्म के उपाय में से कौन से उपाय राजकोषीय नीति का अंग है? खत्म करने के उपाय में कौन सा राजकोषीय नीति का उपाय है? बैंक दर को कम करना, ये तो नहीं है। बैंक दर जो किसके लिए है? यह मौद्रिक नीति का भाग है, मॉनेटरी पॉलिसी का, ये आरबीआई का काम है। कैश रिजर्व रेशियो को कम करना, ये भी नहीं होगा, ये भी जो है आरबीआई के काम है। ये काम क्या है? ये कौन सी नीति है? तो मौद्रिक नीति कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। राइट आंसर होगा आपको डी। क्या? सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना। सार्वजनिक व्यय को बढ़ा कर ही हम आर्थिक मंदी को कम कर सकते हैं, और यही कहलाता है, यही है राजकोषीय नीति है, ठीक है, जो सरकार अपनाती है। 85 नंबर, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। क्या है? यह सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है, ये भी सत्य है, ठीक है। यह संविधानेतर इस संस्था, इसके पदन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, उसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा संविधानेतर संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी सत्य है। नीति आयोग की तरह योजना आयोग की तरह में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, इसमें इसका कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। राइट आंसर होगा डी, ठीक है।
86 नंबर है, सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आता है? तो सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आता है। किस देश से? सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई आ रहा है अभी वर्तमान में। उसके बाद मॉरिशस से आ रहा है, मॉरिशस सेकेंड स्थान पर। उसके बाद यूएसए थर्ड स्थान पर। और फोर्थ स्थान पर कौन है? तो फोर्थ पर आ जाता है, फोर्थ पर कौन है? तो फोर्थ पर है आपका यूएसए, यूएई। फोर्थ पर कौन है? यूएई, यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को किया गया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। और 88 नंबर कि सभी दलहन और सभी तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है। 89 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। क्या समस्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। असंगठित क्षेत्र, इसमें जो मजदूर काम करते हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। कितने इनकी आय कितनी हो रही है, इनकम कितनी हो रही है, कितने लोग शामिल हैं, तो एक समस्या है। ठीक है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 90 नंबर है। देखते हैं क्या है इसमें। सीमांत जोत जो है एक हेक्टेयर से कम वाले को कहा जाता है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर वाले को कहा जाता है। अर्ध मध्य जोत जो है 2 से 4 हेक्टेयर वाले को कहा जाता है। राइट आंसर होगा डी, सभी सत्य है, उपयुक्त सभी। 91 नंबर बिहार में के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? किस मुख्यमंत्री का काल सबसे कम रहा? राइट आंसर सतीश प्रसाद सिन्हा। कौन सा? सतीश प्रसाद सिन्हा जी रहे। ठीक है। इनका मात्र 5 दिन का कार्यकाल था, 5 डेज का रहा। 5 डेज रहा। कब से कब तक? तो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 के बीच में। अब आगे आते हैं 92 विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 2 सीटें आरक्षित है। ठीक है। कौन कौन? मनिहारी और कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया 2 सीटें। मनिहारी कहाँ? कटिहार में। कटोरिया कहाँ? कटोरिया कहाँ है? तो बांका में है। किस आर्टिकल में है इसके लिए प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल किया गया है 332 में किया गया। आगे आर्टिकल 333, केवल 333 में किस में था? आर्टिकल 333 को खत्म कर दिया गया। 333, ठीक है, 333। ये क्या है? इसमें एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट आरक्षित था। एंग्लो इंडियन के लिए इसको खत्म कर दिया गया राज्य विधानसभा में। और लोकसभा में 331 के द्वारा एंग्लो इंडियन का 2 सीट था, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। 93 नंबर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपको बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बलवंत राय मेहता। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब अशोक मेहता समिति इसी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर पर किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा को वो 94 का ए हो जाएगा। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें मैथिली को शामिल किया। मैथिली के साथ साथ मैथिली, संथाली, डोगो और बोडो और डोगरी को भी शामिल किया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। ये कब? तो 2003 में किया गया था, वाजपेयी जी के समय। वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे। बिहार के किस जिले से साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है? राइट आंसर होगा आपको रोहतास जिला। कौन सा? रोहतास जिला। देखिए, एक नज़र में आपको लगेगा पटना, वो गलत होंगे। इस तरह का ऑप्शन देगा, फंसाया जाएगा आपको। रोहतास के साक्षरता दर कितना है? तो 73.37% है। ठीक है। और राष्ट्रीय कितना है? तो 72.28% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। बिहार में चीनी उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो 1904 में स्थापित हुआ। तो मनोहरा सिवान में, सारण जिले में, सारण में। देश का पहला डिजिटल बजट कब पारित किया गया था? देश का पहला डिजिटल बजट कब पारित किया गया? 98 का राइट आंसर होगा डी, 2021-22 में। बिहार में 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 3 जुलाई को। कहाँ गया? 3 जुलाई हो जाएगा। 7 जुलाई नहीं, इसको 3 जुलाई कर लेंगे। 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ था पटना सिटी से। इसके नेतृत्व किया था किसने? पिराली ने। ठीक है। 100 नंबर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया? तो अपने वैशाली में स्थापित किया गया। ईस्वी की राजधानी थी वैशाली। 101 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा है? तो बख्तियार खान का मकबरा कहाँ है? तो मैसूर, कैमूर में। कहाँ? कैमूर में।
यही इसी कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित होने जा रहा है। अनुपम झील इसी कैमूर में, अनुपम झील भी इसी कैमूर में। कैमूर में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? तो बिंदक्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैमूर के अलावा किस जिले में बिंदक्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो रोहतास में। ठीक है। 102 नंबर है, बिहार के किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्के पाए जाते हैं? गुप्तकालीन सिक्के पाए गए हैं। 102 नंबर का राइट आंसर होगा आप डी, हाजीपुर में। कौन सा? ये वैशाली जिला का हेड क्वार्टर है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था? राइट आंसर होगा आपको मलिक जानी को, मलिक जानी राइट आंसर होगा। 103 का सी होगा मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है। 104 है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो लिपि ब्राह्मणी लिपि होगी। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि। 105 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो राइट आंसर होगा आपने धर्मपाल द्वारा। किसने? धर्मपाल द्वारा। और धर्मपाल इस पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक कहलाए। गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। नैनदेव जो है ये कनाट वंश के संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है। 105 नंबर 100 आगे आते 106 नंबर क्वेश्चन पर अब खत्म होने वाला है। 111 नंबर क्वेश्चन टोटल। निम्नलिखित में से किन 2 बार दक्षिण भारत का सूबेदार बना है? किसे 2 बार दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया? वो था औरंगजेब। इसे 2 बार दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलिमित है? दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय था। दीवाने मुक्त खराज खिलजी के समय। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 108 नंबर देखते हैं। अंगूत्री बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के प्राचीन नाम है? अंगूत्री। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी का लखीसराय। कौन सा? लखीसराय। ठीक है। 109 के ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण तरह सोम को समर्पित है? तो 9 नंबर होगा 9 होगा। कौन सा? 9वां मंडल। 10वां मंडल में इसमें क्या क्या है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। 111 नंबर है, बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का संबंध है किस जिले से है? राइट आंसर होगा छपरा से। कौन सा? राइट आंसर छपरा से होगा। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। 6 से क्वेश्चन का MCQ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स का 165 क्वेश्चन बिहार स्पेशली के लिए अलग से तैयार हो चुका है, उसका आपको PDF लेना है तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।